हे एवरीवन, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट के इस अगले लेक्चर में। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। तो ये जो न्यूटन के गति के नियम थे, आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिखे हुए थे, प्रतिपादित किए थे। ठीक है, प्रिंसिपिया में दिए थे। उनकी बुक का नाम था क्या? आप ये भी पूछ सकता है कि किस बुक में दिया था ये गति के नियम। तो उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया बुक था। तो न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ जो है, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़त्व। जड़त्व होता क्या है? जो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है, या तो रेस्ट की स्थिति है या मोशन की स्थिति। ठीक है, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज होता है किसी वस्तु का, उसमें वो स्वतः परिवर्तन नहीं करती है, इसे जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु अपने जो इनिशियल स्टेज होता है, विराम या गति की अवस्था, उसमें चेंज नहीं करती है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं करती है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। तो इसी से फर्स्ट लॉ बनाया गया है। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाएं। अगर रेस्ट में होगी, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में होगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन जब तक रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो मोशन में ही रहेगी। तो पहला नियम यही था। और ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ, ये भी आ सकता है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से आ सकता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ को कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल भी बहुत बार आते हैं। रुकी हुई गाड़ी है, ठीक है, रुकी हुई गाड़ी है। जब अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब मान लो आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक चलने लग गई। आपकी स्थिति तो वही रहेगी ना, जहाँ पर आप बैठे हुए थे। गाड़ी हल्का सा आगे जाएगी तो आप कहाँ को झुक जाओगे? पीछे पीछे की ओर झुक जाओगे। और अगर गाड़ी चलती हुई गाड़ी, आपका मोशन भी उसी के साथ चलते रहेगा। गाड़ी चल रही है, आपका मोशन भी उसी के साथ चलते रहेगा। गाड़ी अचानक ने ब्रेक मार लिया, अचानक ब्रेक मार लिया, आपका मोशन कहाँ की तरफ है? आगे की ओर है, आगे की ओर है। तो आप कहाँ को जाओगे? गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा तो आप आगे की ओर झुक जाओगे। तो यही कारण है, जब रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो आप कहाँ को हो जाते हो? पीछे को हो जाते हो। और जो चलती हुई गाड़ी ब्रेक मारती है तो आप आगे की ओर हो जाते हो। एक और इसका एग्जाम्पल बार बार पूछता है कि कंबल को डंडे से पकड़कर जो धूल के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। धूल के कण जो होते हैं रेस्ट में होते हैं। आप कंबल डंडे से मारेंगे, वो मोशन में आ जाएंगे, नीचे झड़ जाएंगे। इस तरह से ये चीज़ें आती है। एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कोई गाड़ी अचानक मुड़ती है तो आप बाहर की ओर धक्का खाते हैं। ये किसके कारण होता है? उसमें ये रहता है कि इसमें दिशा का जड़त्व लगता है। दिशा का जड़त्व लगता है। अब जैसे आपका मोशन ये है, आप भी यहीं पर ही हो, गाड़ी का मोशन ये है और गाड़ी अब इधर को मुड़ेगी तो आप तो यहीं पे ही रहोगे ना। आप कहाँ को धक्का मारोगे? बाहर की ओर धक्का आपको लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहे तो। ये तो लगातार आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ही बन सकता है कि कोई गाड़ी अचानक कोई गाड़ी है कोई दूसरी दिशा में मुड़ती है, दूसरी दिशा में मुड़ती है तो आप पर बाहर की ओर धक्का लगता है। ये किस जड़त्व के कारण होता है? उसमें अलग अलग नाम दे सकता है। तो ये होता है दिशा का जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ ये था। अब हम सेकंड नियम देखेंगे। सेकंड नियम सभी को इस तरह से याद रहता है, F इजिकल टू ma। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस तरह से भी याद रखिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। F प्रोपोर्शनल होता है dp बाई dt। यहाँ पर p क्या है? p है संवेग। संवेग क्या होता है? जब हम
किसी चीज़ के मास को, ठीक है, मास को और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान हो गया और उसके वेग को हम गुणा कर देते हैं, उसी को हम संवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। मास का किलोग्राम हो गया और इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और डायमेंशन याद है ना आपको? डायमेंशन मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। किलोग्राम का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। मीटर का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और सेकंड का क्या हो जाएगा? T-1 हो जाएगा। इसकी डायमेंशन ये बन गई। डायमेंशन बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो आप आराम से इसका डायमेंशन बना सकते हैं। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं आएगा। तो बेसिक यही है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। और यहाँ पर जब एम वे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। एफ डी एम वी आएगा अपॉन डी टी आएगा, ठीक है। एम मास है तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। डी वी बाई डी टी क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वेग में परिवर्तन की दर डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर से एफ क्या आ जाएगा? एम ए आ जाएगा। और यहाँ पर के एम ए होगा। वैसे के की वैल्यू हम 1 लेते हैं। के की वैल्यू कितनी लेते हैं? हम 1 लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है एफ इजिकल टू एम ए। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? उस पर आरोपित बल कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी बनता है, मैं दिखा देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का रैखिक संवेग उत्पन्न करे, वह क्या होगा? फर्स्ट में देखेंगे क्या दे रखा है। एफ दे रखा है, 2 न्यूटन दे रखा है, संवेग दे रखा है, ठीक है। इस तरह से दिखा देते हैं। डी पी 0.4 ये दिखाते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका क्या होगा? डी पी बाई डी टी। हमने कहा के को तो हम 1 लेते हैं वैसे भी। इसमें हमने क्या निकालना है? समय निकालना है, डी टी निकालना है। तो डी टी क्या हो जाएगा? डी पी अपॉन एफ हो जाएगा। डी पी कितना है? 0.4 है और एफ कितना है? 2 है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन अभी मैं और दिखाऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेकेंड लॉ भी समझ गए होंगे। सेकेंड लॉ में कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी होता है, जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जो गेंद को कैच करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि चोट कम लगे, समय को वो बढ़ाना चाहता है। अगर वो समय को बढ़ाएगा तो उसके हाथों में चोट क्या होगी? कम लगेगी। तो ये एग्जांपल बनता है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो गेंद आती है वो क्या करता है? अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। और इसमें एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे आप गद्दे में या मिट्टी में कूदते हैं तो आपको कम चोट लगती है फर्श में कूदने की, क्योंकि गद्दे में कूदेंगे जैसे ये नीचे को जाएगा ना, गद्दा नीचे को जाएगा, मिट्टी नीचे को जाएगी, तो फर्श में कूदेंगे तो वो वहीं पे रहेगा, उस समय वो नहीं मिलेगा। तो ये समय बढ़ाने के लिए आपको क्या होगी? चोट कम लगेगी। इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं इसमें। आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद वाला जो समय अपना बढ़ाएगा वो हाथ पीछे की ओर खींचेगा, और गद्दे और मिट्टी में कम चोट लगती है फर्श में कूदने से। अब देखते हैं हम तीसरा नियम देखते हैं, थर्ड लॉ। इसे तो हर कोई जानता है, किस नाम से? एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो
उसके अपोजिट रिएक्शन भी होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये लॉ हर कोई जानता ही है। किसी भी क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में उतनी ही क्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना। अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछता है काफ़ी बार कि ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे देगा, या फिर नीचे लिख देगा कि ये किससे संबंधित है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इस तरह से आता है, बंदूक से निकली हुई गोली, ठीक है, जब बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो बंदूक क्या होती है, पीछे को हल्का सा झटका खाती है, पीछे को झटका खाती है। और दूसरा हो सकता है कि जब हम नाव के किनारे पर ज़मीन से कूदते हैं, नाव के किनारे पर ज़मीन से कूदने पर नाव में बैठे हम ज़मीन पर कूद रहे हैं, ज़मीन पर कूद रहे हैं, तो नाव हल्का सा कहाँ को जाएगी, पीछे को जाती है। और रॉकेट जब आगे बढ़ता है, ये इस बार आ सकता है मेरे हिसाब से, जब रॉकेट आगे बढ़ रहा है तो पीछे को अपनी गैसेस द्वारा, ठीक है, अपनी गैसेस द्वारा पीछे को वो क्या करता है, रिएक्शन लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो रॉकेट का आगे बढ़ना भी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ से ही संबंधित है। ये 3 एग्जांपल मैंने बता दिया कि बंदूक की गोली जब हम छोड़ेंगे तो बंदूक पीछे की ओर आएगी, और नाव से जब हम ज़मीन में कूदेंगे तो नाव पीछे की ओर आएगी, और रॉकेट जब आगे बढ़ेगा तो वो अपनी गैसेस द्वारा रिएक्शन कर रहा है, उसकी गैसेस नीचे को फोर्स लगा रही है, और रॉकेट ऊपर को जा रहा है। तो ये 3 लॉ इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 0.05 द्रव्यमान मास का एक बॉडी है, ठीक है। ये लैंग्वेज पे आप मत जाइए, मैं समझा दे रहा हूँ। 0.05 किलो का एक बॉडी है जो 9.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, एक्सलेशन से नीचे आ रहा है। तो वायु द्वारा पिंड पर जो विरोधी बल है, ठीक है, हमने क्या निकालना है, वायु द्वारा जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो कितना है। तो हमें कह रखा है कि जी तो नीचे को आ रहा है कि कितने से, जी कितना है वैसे, 9 पॉइंट कितने से आना चाहिए, 9.5 मीटर सेकंड से आना चाहिए। लेकिन ये नीचे को आ कितनी कितनी की स्पीड से जाए, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, मतलब हवा जो है वो 0.3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से क्या लगा रही है, अपोजिंग फोर्स लगा रही है। तो ये हवा का एक्सीलरेशन हो गया। और बॉडी का मास कितना है, 0.05 kg है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फोर्स निकालने में, ये तो हर कोई जानता है। MA 0.05 इंटू 0.3, ये कितना आ जाएगा, 0.015 न्यूटन आ जाएगा। तो आपको बस क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझना है कि किस तरह से उसमें क्या पूछ रहा है। तो आपको अगर फॉर्मूला एक बार ध्यान में आ गया, फर्स्ट में आप नोट कर लीजिए कि पूछ क्या रहा है। 0.05 मास का जो एक बॉडी है, ठीक है, 9.5 किलोमीटर सेकेंड से नीचे की ओर गिर रहा है। तो वायु द्वारा कितना विरोधी, कितना अपोजिंग फोर्स लग रहा है, आना चाहिए कितने की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने की से आ रहा है, 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। तो अपोजिंग फोर्स कितना है, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगा, 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। मास आपको दे रखा है 0.05 kg, तो निकाल लीजिए कितना देगा MA से। ये F=ma पर आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन डायमेंशन में कोई वस्तु क्या कर रही है, मोशन कर रही है, कोई गति कर रही है रेखीय संवेग p के साथ, लीनियर मोमेंटम इस समीकरण दे रखा है a+bt² के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ ए बी धनात्मक, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल कितना है, वस्तु में कितना परिणामी बल लग रहा है। कुछ इसके ऑप्शन इस प्रकार थे कि ये बल जो है 1/t के समानुपाती है, t² के समानुपाती है, t के समानुपाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। F क्या होता है, dp/dt के उसमें होता है, p की वैल्यू आप रख दो, d/dt a+bt²। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है।
ठीक है। फर्स्ट में डी बाई डी टी, और इसे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें एक और वेरिएबल है डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें टू इधर आ जाएगा, टू बी ये कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये एफ इजिकल टू ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, टी के समानुपाती मैच करेगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप बना सकते हैं। पी इजिकल टू, अगर आपको यही बेसिक फार्मूले रहते हैं, कोई हाई फाई फार्मूला नहीं आता है, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। ए प्लस बी टी स्क्वायर संवेग दे रखा था, पूछ रहा है परिणामी बल क्या होगा। ऑप्शन इसके इस प्रकार थे कि वन बाई टी के समानुपाती, टी प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, टी के प्रोपोर्शनल। तो एफ इजिकल टू ये प्रोपोर्शनल साइन ले लीजिए, आप प्रोपोर्शनल साइन ले लीजिए, हर जगह प्रोपोर्शनल साइन लीजिए। सिंपल डिफ्रेंसिएशन था। कोई आप अगर मैथ्स आपकी नहीं है तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, ऐसा कोई हाई फाई डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगा इसमें। और इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, उसका मास अगर हमने 2 टाइम कर दिया, वेलोसिटी 2 टाइम कर दिया, तो उसके मोमेंटम संवेग को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। उसके संवेग में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका कहाँ से आ जाएगा, mv से आ जाएगा। यहाँ पर 2m आ जाएगा, इंटू 2v आ जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि एक किताब मेज़ पर रखी हुई है, कोई बुक मेज़ पर रखी हुई है, तो उसमें किताब की मेज़ पर जो क्रिया होगी और मेज़ की जो किताब पर प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कितने का 180 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल मैं बता दूं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल, जल में तैरना। जल में तैरना कि आप पानी में कैसे तैरते हो, आप अपने हाथों के द्वारा जो पानी को पीछे की ओर धकेलते हो, पानी आप आगे की ओर धकेलता है। एक क्वेश्चन ये रहा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इन सभी के जो मोमेंटम है वो बराबर है, ठीक है। मोमेंटम बराबर है, तो वेग किसका बराबर होगा, वेग अधिक किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, वेलोसिटी ज़्यादा किसकी होगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं बता देता हूँ, ये भी फार्मूला उसी से है। ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, बेसिक फार्मूले से आते हैं, आपको बस समझना पड़ेगा वहाँ पर। ये जो बेसिक फार्मूले रहते हैं, जो आज मैंने बताया, पी इज इक्वल टू एम यू होता है, मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का होता है। और सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम में चेंज के। जो आप बेसिक फार्मूले छोड़ते हो, एग्जाम में क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर मास क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। मतलब मास जिसका ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उसकी कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मास कम होगा। आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसमें किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट में लिखिएगा, तो दोबारा इस पर वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।